बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर आपके प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुदाम सिप्रा। आज हम अपनी सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम मज़ीद जो है ना वो दो मेथड में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेशन और जो इसका दूसरा मेथड है वो है कन्वर्जन मेथड। अगर तो हमने सिंपल अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसी भी कारोबार का तो वो हम मालूम करेंगे सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेशन मेथड के तहत। और अगर हमने अपने कारोबार को करना है एक्सपेंड, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, कर्जा जात की ज़रूरत है, तब हम मूव ऑन करेंगे कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड क्या चीज़ है? ये कन्वर्ट करता है सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम के तहत। अब जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की वो सारी हमने अकाउंटिंग की है डबल एंट्री सिस्टम के तहत। डबल एंट्री सिस्टम के अंडर हम अपने प्रॉपर अकाउंट्स जो हैं उनको मेंटेन करते हैं। उसमें सबसे पहले हम जिस तरह आपको पता ही है जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग होती है, उसके बाद हम उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ये सो ऑन जितने भी अकाउंट्स हमारे होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो आपके मोहल्ले के अंदर करियाना स्टोर वाला है, जो छोटे लेवल का कारोबारी आदमी है, वो अपने अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा होता। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती हैं वो आपके छोटे कारोबारी लोग जो होते हैं कारोबार वाले, वो उनको रिकॉर्ड नहीं रख रहे। सिंपल वो रिकॉर्ड किसको रख रहे होते हैं? जो आपकी उधार की ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। लेट्स सपोज कोई आया, उसके पास करियाना स्टोर वाला है आपके मोहल्ले के अंदर, उसके पास वो आया कोई चीज लेने। लेट्स सपोज एक बंदा है अली, उसका खाता लगा हुआ है एक करियाना स्टोर वाले के पास। तो वो जब आएगा चीनी लेने तो वो उससे उधार पे जब शुगर परचेज करेगा तो वो लिख देगा कि 150 की वो शुगर परचेज करके ले गया। अगर वही बंदा अली जब उससे कैश ट्रांजैक्शन करेगा, उससे चीनी लेने आया और उसने उसी टाइम उसको पेमेंट कर दी, तो क्या उसने उसके अकाउंट में रिकॉर्ड किया? नहीं। सिंपल उसने किस चीज को रिकॉर्ड किया? अपनी उधार ट्रांजैक्शन को। इसी तरह जिस तरह वो सेल की उधार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, इसी तरह वो अपनी परचेज की भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। सो इस चीज से हमें यह क्लियर होगा कि वो सिंपल किसको रिकॉर्ड कर रहा होगा? आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। तो इसके अंदर कैश की ट्रांजैक्शन का आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब अगर कोई इस तरह के कच्चे खाते, इसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को, कच्चे खाते लेकर आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मुझे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके दें, तो आज के अपने इस लेक्चर में हम ये नहीं सीखेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम को बनाते किस तरह से हैं, बल्कि हम सीखेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज किस तरह से हम करते हैं, इससे हम अपना प्रॉफिट या लॉस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होगी जानना, जो चीज़ हम बनाएंगे वो क्या होगी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट बनाने का मेथड आपको पता ही है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। एक साइड आपकी एसेट्स होंगे और दूसरी साइड आपकी होगी लाइबिलिटीज और अमाउंट। अब जब एक करियाना स्टोर वाला आपके पास आया, या छोटे कारोबार का कोई आदमी आपके पास आया, उसने कहा कि मुझे मेरे कारोबार का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएं, तो सबसे पहला जो आप उसके क्वेश्चन करोगे वो ये करोगे कि आप जिस दुकान के अंदर अपना कारोबार कर रहे हो, क्या वो दुकान आपकी जाती अपनी है या रेंट पे है? तो वो आपको कहता है जी मेरी अपनी दुकान है, मैंने जब कारोबार शुरू किया तो खुद परचेज की थी। परचेज किया तो वो आपका एसेट बन गया, किस नाम से? बिल्डिंग के नाम से। तो आप उससे पूछोगे
कि कितने की आपने परचेज की थी, वो आपसे बताएगा कि मैंने 10 लाख की शॉप परचेज की थी, लेट्स सपोज। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आप उस बंदे से करोगे वो क्या होना चाहिए कि जितने 10 लाख की आपने शॉप तो परचेज की है, क्या सारे की सारी सेविंग आपकी अपनी थी या पैसे किसी से उधार लिए थे। तो उसने आपको इंफॉर्मेशन दी कि मैंने कुछ पैसे अपने दोस्त से उधार लिए थे। तो आप पूछोगे कितने पैसे उससे उधार लिए थे, तो इस डिस्कशन से उसने बताया कि मैंने 3 लाख रुपया उस अपने दोस्त से उधार लिया। तो इससे हमें पता चल गया कि आपकी लाइबिलिटी भी है, लोन के नाम से आपकी लाइबिलिटी है 3 लाख रुपए की। अब दूसरी चीज, जब आपने उसकी शॉप को देखा तो आपको एक आइडिया हुआ होगा कि उसकी शॉप के अंदर फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है, रैक बने हुए हैं जिसके अंदर उसने चीजें रखी हुई हैं, फर्नीचर भी है। तो आपने उससे पूछा कि फर्नीचर तुमने कितने का बनवाया था। तो उसने कहा लेट्स सपोज वो फर्नीचर मैंने बनवाया था 50,000 रुपये का, 50,000 रुपया मेरा फर्नीचर के ऊपर खर्चा आ गया था। वेल एंड गुड। उसके बाद दूसरी चीज, आपने जब उसमें देखा तो उसके अंदर कुछ स्टॉक भी पड़ा हुआ था, सामान उसने स्टोर किया हुआ था जिसका वो कारोबार कर। स्टॉक किस चीज को कहते हैं, जो आपने कारोबार चलाने के लिए सामान को परचेज किया होता है उस रीसेल पर्पज के लिए, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक भी उसके अंदर मौजूद था, स्टॉक भी आपका एसेट होता है। आपने उससे पूछा कि कितने का तुमने स्टॉक खरीदा था, तुम्हारी दुकान के अंदर कितने का सामान पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज वो कहता है कि 150 का उसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, 1,50,000 रुपये का। तो अब आपने उससे पूछना है, एक चीज जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि वो क्रेडिट परचेज, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितनी भी है उसका रिकॉर्ड रख रहा है, चाहे वो परचेज में है चाहे वो सेल में है। तो आप उससे पूछोगे कि तुमने लोगों से पैसे लेने कितने हैं, डेटर्स कितने के हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आप उधार परचेज सेल करते हो चीजें और उनसे आपको पैसे मिलने होते हो। तो उसके खातों से आपको पता चल जाएगा कि उसके डेटर हैं लेट्स सपोज 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपया उसका मार्केट में है, लोगों ने उसका 1 लाख रुपया देना है। तो उसके बाद आपको इस चीज की भी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जो दूसरी चीज है, आपने उसी के खातों से चेक किया कि उसके कुछ क्रेडिटर्स भी थे जिनके पैसे उस दुकानदार ने देने थे। लेट्स सपोज उसने पैसे देने थे 50,000 रुपया, लोगों का उसने 50,000 रुपया देना था जिनसे वो उधार पे चीजें परचेज करके ला रहा था। उसके बाद आपने उसके गले में देखा कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी, कैश पड़ी हुई थी। तो आपने जब वो कैश को काउंट किया तो वो कैश बनी आपके पास लेट्स सपोज 30,000 उसके गले के अंदर कैश मौजूद है। तो अब हमें एसेट का भी पता चल गया, लाइबिलिटीज का भी पता चल गया, लेकिन एक चीज मिसिंग है लाइबिलिटी साइड पे। वो क्या चीज? कैपिटल। तो कैपिटल हम किस तरह से इधर कैलकुलेट करेंगे? अपने जितने भी एसेट्स हैं हमारे उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। जितने भी ये हमारे एसेट्स बनते हैं इनको टोटल करेंगे, उसमें से ये 2 लाइबिलिटीज है हमारे पास, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। और ये हम कब बना रहे हैं बैलेंस शीट? ये हम बना रहे हैं साल के स्टार्ट में, 1 जनवरी 2019। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे एक साल के अंदर इतनी मालियत है, हमारे कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन हमारी 1 जनवरी में ये है। तो अब जब हम साल के एंड पे अपने कारोबार का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि साल के एंड पे हमें पता चलेगा कि हमें कारोबार के अंदर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें दोबारा से अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो दोबारा से हम अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करेंगे साल के एंड पे। तो जब आपने पहली बैलेंस शीट बनाई थी तो आपने उस बंदे को एक चीज कहा था कि तुमने 2 काम करने हैं, 2 चीजों का रिकॉर्ड तुमने और रखना है। वो कौन कौन सी चीजें होंगी? एक तो अगर तुम कोई एडिशनल कैपिटल इसके अंदर लगाते हो, मजीद इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई पैसा और मजीद इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो कारोबार के अंदर, तो वो तुमने मुझे बताना है कि मैंने इस साल के अंदर अंदर इतने मजीद पैसे कारोबार के अंदर लगाए हैं।
दूसरी जो चीज़ तुमने रिकॉर्ड करनी है, मुझे बताना है, वो ये बताना है कि तुम कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कितने पैसे लेकर गए हो या चीज़ें लेकर गए हो। ड्राइंग का तुमने मुझे हिसाब देना है, बताना है कि मैं इतने पैसे एक साल के अंदर ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेकर गया हूँ और इतने पैसे एडिशनल कैपिटल के माध्यम मैंने कारोबार के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। तो अब हम दोबारा से अपने साल के एंड पे उसकी बैलेंस शीट को मेंटेन करेंगे। 31 दिसंबर 2019। अब जब आप साल के एंड पे उसके पास गए, उससे डिस्कशन की, वो बिल्डिंग जो उसने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, क्या उसके अंदर डेप्रिसिएशन हुई है या नहीं? डेफिनेटली अगर बिल्डिंग है तो उसकी एक साल अगर आप यूज करते तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन होगी। लेट्स सपोज हम फर्ज करते हैं कि बिल्डिंग के अंदर डेप्रिसिएशन हुई है 5%। बिल्डिंग की मालियत थी 10 लाख रुपया। आउटर कॉलम में लिखेंगे हम, इनर कॉलम में 10 लाख रुपए का अगर हम 5% निकालें तो ये बनता है 50,000 रुपया, और ये इसकी मालियत बन जाएगी अब टोटल 9,50,000 रुपया। इतनी मालियत इसकी रह गई है डेप्रिसिएशन होने के बाद। अब दूसरी चीज थी हमारे पास फर्नीचर। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसकी प्रीवियस जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी उधर से। फर्नीचर हमारे पास था 50,000 रुपए का। इसके अंदर लेट्स सपोज हम डेप्रिसिएशन इसकी नेचर के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन हुई है 10%। 50,000 का अगर 10% निकालेंगे तो ये 5,000 रुपया आपके पास है आ जाएगा, और इसकी मालियत अब रह गई है 45,000 रुपया। उसके बाद आप जब एंड पे गए तो आपने फिर उसको देखा कि उसके खातों के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके पैसे देने थे। डेटर अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि जब आप कारोबार कर रहे हो तो उसके अंदर उधार जो है ना वो डेफिनेटली चलेगा। लेट्स सपोज अब उसके डेटर पहले 1 लाख रुपए थे, अब उसके डेटर बढ़ गए हैं, कारोबार एक्सपेंड हुआ है, उसका 1,50,000 रुपए के डेटर हैं उसके पास। उसने स्टॉक भी अपना बढ़ाया है। उसके पास जो उसकी शॉप के अंदर पहले सामान कम था, उसने मजीद जो है ना वो अपनी शॉप के अंदर सामान को बढ़ाया। लेट्स सपोज पहले उसके पास था 1,50,000 रुपए का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ था, अब वो इंक्रीज होकर 3 लाख रुपए चला गया। 3 लाख का सामान उसके स्टॉक की सूरत में उसके अंदर पड़ा हुआ है। कुछ पैसे उसके गले के अंदर अभी भी पड़े हुए हैं। जब आपने उससे डिस्कशन की तो उसने कहा जी मेरे पास पैसे ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए, तो मैंने अपना बैंक के अंदर अकाउंट भी ओपन करवाया हुआ है। बैंक अकाउंट भी आपका क्या होता है, एसेट होता है। तो आपने उससे पूछा कि कितने पैसे आपने बैंक अकाउंट में रखे। लेट्स सपोज वो कहता है आपको 50,000 रुपया मेरा बैंक के अंदर भी पड़ा हुआ है। तो कुछ अमाउंट आपकी कैश की शक्ल में भी गले के अंदर मौजूद है। तो कैश आपके पास कितनी पड़ी है? लेट्स सपोज वो कहता है जी 20,000 रुपया मेरे गले के अंदर भी पड़ा हुआ है। आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रीवियस हमें हेल्पफुल हुई हैं। अब आपने उससे डिस्कस किया जो लोन था तुम्हारे पास, तुमने कर्जा देना था अपने दोस्त का, क्या तुमने उसको रिटर्न किया? तो उसने कहा जी मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने 3 लाख रुपया उस दोस्त का देना था, जिसमें से मैंने 2 लाख रुपया रिटर्न कर दिया। अब सिर्फ 1 लाख रुपया मैंने उसका देना है। अब लोन आपके पास कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपया, क्योंकि 2 लाख रुपया आपने उसको रिटर्न कर दिया है। दूसरी चीज है क्रेडिटर्स, जिनसे आप सामान उधार लेकर आए थे। तो उसने कहा जी जिस तरह हम सिर्फ नकद पे नहीं चल सकते, तो इसी तरह हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी की। तो इस दफा तुमने कितने का सामान उधार पे परचेज किया? लेट्स सपोज वो कहता है जी मैंने 30,000 रुपए का सामान जो है वो उधार पे परचेज किया था, जिसके मैंने पैसे अभी पे करने हैं। तो अब आप क्या करोगे? अपने एसेट वाली साइड में से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस करोगे। तो एक चीज फिर मिसिंग है, वो है कैपिटल। तो आपने जब एसेट में से अपनी इन दोनों लाइबिलिटीज को माइनस करना है, तो आपके पास अगेन कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। अब एक कैपिटल आपके पास है साल के स्टार्ट में, उसको आप बोलोगे ओपनिंग कैपिटल। एक है आपके पास साल के एंड पे, इसको आप बोलोगे क्लोजिंग कैपिटल।
तो अब हमें पता चल गया कि हमारी साल के स्टार्ट में बिजनेस की पोजीशन क्या थी और साल के एंड पे पोजीशन हमारी क्या है। अब इससे हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते थे तो उसका फार्मूला क्या होता था, आपको अगर याद हो, कैपिटल। इसमें अगर हमने उसको कहा था कि एडिशनल कैपिटल अगर आप लगाओगे तो वो भी आपने बताना है कितने पैसे मजीद इन्वेस्ट किए हैं। वो कहता है जी मैंने 50,000 रुपया मजीद इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। फिर दूसरी चीज आप उससे पूछोगे कि ड्राइंग्स, तुम अपने जाती इस्तेमाल के कारोबार से पैसे कितने लेकर गए हो, तो वो आपको बताता है जी मैं लेट्स सपोज एक साल के अंदर 1,50,000 रुपये इसमें से मैंने विड्रॉ किए, मैं अपने जाती इस्तेमाल के लिए इतने पैसे इसमें से लेकर गया हूँ। तो जो हमारा फार्मूला होता था वो क्या होता था, कैपिटल, इसमें से हम माइनस करते थे ड्राइंग, उसमें अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है ना वो जमा या माइनस करते थे। तो अब कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से हम प्लस कर देंगे अपने एडिशनल कैपिटल को, जो पैसे हमने मजीद अपने कारोबार के अंदर इन्वेस्ट किए हैं 50,000 रुपया, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। उसमें से माइनस करेंगे हम अपनी ड्राइंग्स को। ये जो कैपिटल है, आप ये जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है आपके पास बैलेंस शीट का, ये आप लिखोगे इधर। इसमें से अपना एडिशनल कैपिटल आप प्लस करोगे, उसमें से ड्राइंग्स आप माइनस करोगे, तो आपके पास एक मजीद कैपिटल आ जाएगा। जो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो होने के बाद ये आपके पास कैपिटल आ गया है, इसको नेट कैपिटल आप कह सकते हो। नेट कैपिटल आपके पास आ गया। अब आपने जो चीज मालूम करनी थी वो आपके पास अभी भी आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सके। वो क्या थी, माइनस या प्लस प्रॉफिट और लॉस, कि आपको कारोबार के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जब हम अपने इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारे पास जो डाटा है इसी को हम पुट कर देंगे, कैपिटल, उसमें प्लस करेंगे हम किसको, एडिशनल कैपिटल को, उसमें से माइनस कर देंगे हम अपना किसको, ड्राइंग्स को, उसमें प्लस या माइनस होगी हमारी क्या चीज, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू ये कैपिटल जो हमारे पास आया नेट कैपिटल, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब ये बाकी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हमें पता चल गया है। ये इसको हम कह सकते हैं ओपनिंग कैपिटल, इसको आप नाम दे दें क्लोजिंग कैपिटल। अब ये कैपिटल भी हमारे पास अमाउंट इसकी अवेलेबल है। एडिशनल कैपिटल का भी हमें पता है 50,000 रुपया उसने ऐड किया है मजीद उसके अंदर। ड्राइंग्स का भी आपको पता है कि उसने 1,50,000 रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए कारोबार से निकाला है। कैपिटल, नेट कैपिटल का भी हमें पता है कि ये कितना बनता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पहले इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब एक चीज का हमें नहीं पता, वो क्या है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मालूम करना हो तो प्रॉफिट और लॉस को इस साइड पे ले आएंगे, इज इक्वल टू कैपिटल। तो जब ये इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो इनकी तरतीब जो है वो चेंज होएगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस आ जाएगा कैपिटल, क्योंकि हमें पता है कि जिसके साथ कोई साइन ना हो उसमें प्लस होता है। माइनस कैपिटल ये वाला, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, आप माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि इधर ऐड है तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग्स इधर माइनस हो रही हैं तो जब इस तरफ आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास, अगर तो आपके पास आंसर आता है प्लस में, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है और कितना प्रॉफिट हुआ ये भी आपको मालूम हो जाएगा।
और अगर ये आंसर आता है माइनस में, ये आंसर इन चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर आंसर आता है इनका माइनस में तो क्या होगा, आपको लॉस हुआ है। तो अगर कोई आपके पास इस तरह के खाते लेकर आता है तो आपने हैरान नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने इस मेथड के ज़रिए से उसको सॉल्व आउट करके इस मेथड के ज़रिए से भी आप उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।